तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 15 अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक नामक चैप्टर को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यह जो आपका चैप्टर है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। दूसरी चीज़ कि इस जो चैप्टर है ये अनुवांशिकी को आप अपने दैनिक जीवन में एकदम रिलेट कर पाएंगे, आपकी दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए यह चैप्टर एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे मैं एकदम दिल से आपको बिल्कुल सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ाऊंगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसी भी चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, चैप्टर के नाम से। तो आइए हम सबसे पहले किसको समझते हैं, चैप्टर के नाम को, जिसका आपको पहला वर्ड मिलेगा आनुवंशिकी, जो कि आपको पहले ही परेशान कर रहा होगा कि आखिर यह अनुवंशिकी होती क्या है। तो अगर हम बात करें किसकी, अनुवांशिकी की बात करें तो ये जो अनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम हेरिडिटी कहते हैं। अगर इस अनुवंशिकी को हमें परिभाषित करना हो तो इसमें दो चीजें मिली हुई हैं। इसमें क्या मिली हुई हैं, दो चीजें मिली हुई हैं। एक तो आपका होता है वंशागति और इसमें दूसरा जो आपका है वह क्या है, विविधता है। देखिए, आपके जो बुक है, बुक में दिया हुआ है क्रियाकलाप एक, क्रियाकलाप में आपको दिया हुआ है कि आप क्या कीजिए कि एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में सभी के जितने भी आपके घर में सदस्य होंगे सभी के, जैसे कि आंख क्या है, गोल है तो गोल, भूरी मतलब आंखों की प्रकृति कैसी है, चेहरे की बनावट कैसी है, शरीर की लंबाई कैसी है, इन सारे चीज़ों का सभी सदस्यों का अलग अलग ग्राफ बनाएं। उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी मिलेंगी कि एकदम हूबहू एक जैसी होंगी बहुत से लोगों की। आपके घर के जितने भी सदस्य होंगे, आपके भाई बहन, पापा मम्मी, चाचा चाची, चाचा चाची के लड़के, ये सब जितने भी होंगे उन सभी चीज़ों का जब आप लिस्ट बनाएंगे तो उनमें से आप ये देखेंगे कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, एक जैसी मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो एक जैसी नहीं मिलती। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हेरिडिटी की, यानी कि अनुवंशिकी की। तो अनुवंशिकी जो होती है यह दो चीजें इसमें देखने को मिलती है, एक तो वंशागति और दूसरी क्या, विविधता। अब देखिए वंशागति क्या होती है, वंशागति क्या होती है, जैसे आपने देखा कि अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा हमेशा मनुष्य ही होता है। अगर कोई गाय है तो गाय का बच्चा हमेशा क्या होती है, गाय के ही जैसी होती है। अगर कोई डॉग है तो जो डॉग का बच्चा होता है वह कैसा होता है, डॉग के ही जैसा होता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसे क्यों दिखता है, क्योंकि जो माता पिता के जो कुछ लक्षण हैं वे लक्षण बच्चों में दिखते हैं। जैसे आंख की बनावट, यह क्या है, एक लक्षण है। जैसे मुंह की बनावट, यह क्या है, एक प्रकार का लक्षण है। हाथ का बनावट, यह एक प्रकार का क्या है, लक्षण है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वे कहाँ दिखते हैं, संतानों में दिखते हैं। तो ऐसे लक्षण, माता पिता के ऐसे लक्षण जो कि कहाँ दिखते हैं, संतानों में प्रकट होते हैं, संतानों में दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। हमने क्या बताया कि माता पिता के ऐसे लक्षण जो कि कहां दिखते हैं, संतानों तक दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। आइए लिख लेते हैं कि माता पिता के, तो देखिए माता पिता के लक्षणों का संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। माता पिता के लक्षणों का संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, जितनी भी परिभाषाएं बताई जा रही हैं। हाँ, एक चीज और है कि इस चैप्टर की जो खासियत है वह क्या है, परिभाषाएं हैं। अगर आप परिभाषाओं पर थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा परिभाषाओं को आप दैनिक जीवन से रिलेटेड कर पाएंगे तो यह चैप्टर आपको पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। और सबसे पहला हमने बताया क्या, अनुवांशिकी। अनुवंशिकी, तो अनुवंशिकी में हमने बताया कि दो चीजें सम्मिलित होती हैं। क्या क्या, एक तो वंशागति, दूसरा विविधता। और वंशागति की क्या होती है कि माता पिता के लक्षणों का संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है इनहेरिटेंस। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इनहेरिटेंस। और अगला आपका है विविधता। अगला आपका क्या है, विविधता, जिसकी अंग्रेजी होती है डाइवर्सिटी। विविधता की अंग्रेजी क्या होती है, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या है, जब आप
सारणी 1 का अवलोकन करेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि कुछ तो लक्षण ऐसे हैं जो कि माता पिता के द्वारा आप में आए हैं, जिसे हम कहेंगे वंशागति। लेकिन उनमें से कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो कि आपके माता पिता में नहीं हैं किंतु आप में हैं। तो ऐसे लक्षण जो कि माता पिता में न हो किंतु आप में हो, ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि माता पिता के अलावा वंशागति क्या होती है? माता पिता के लक्षणों का संतान तक पहुंचना क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। लेकिन माता पिता के अलावा नए लक्षणों का संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। तो आइए इस चीज को भी लिख लेते हैं। माता पिता से अलग नए लक्षणों का, जो कि माता पिता से मैच ना करते हो, नए लक्षणों का संतान तक पहुंचना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। यहां पर हमने वंशागति और विविधता दोनों को समझा। वंशागति यानी माता पिता के लक्षणों का संतान तक पहुंचना वंशागति, और माता पिता से अलग नए लक्षणों का संतान तक पहुंचना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। अब देखिए, जो हमारी आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी में ये दो चीज होते हैं। अब अगर दोनों को मिला करके अगर हम आनुवंशिकी को परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? देखिए, जो आपके माता पिता, दादा नानी, जो भी जिनके भी आपके लक्षण आ रहे हैं, तो माता पिता, दादा नानी, ये सब क्या है? आपके पूर्वज हैं। यह सब क्या है? आपके पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में प्रकट होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। भाई देखिए, यहां भी संतानों में जो लक्षण है वह क्या हो गए? संतानों तक जा रहे हैं। और यहां भी जो लक्षण है कहां तक जा रहे हैं? संतानों तक। किसके द्वारा? माता पिता से, माता पिता के, यानी कि माता पिता या उनके पिता, दादा नानी, आपके जो भी हैं, आपके क्या हुए? पूर्वज हुए। आपके क्या हुए? पूर्वज हुए। अब उन पूर्वजों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आपके बेटे में गया, आपके नाती में गया, इस प्रकार से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब प्रत्येक पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आपका आनुवंशिकी कहलाता है। फिर से एक बार, पूर्वजों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। अब बात कर रहे थे हम किसकी? विविधता की। किसकी बात कर रहे थे? विविधता की, यानी कि डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी आपकी, आखिर इस विविधता के कारण क्या है? माता पिता से अलग नए लक्षण कहां से आ गए उसमें? भाई, जो माता पिता में नहीं है किंतु संतान में है, तो माता पिता से अलग नए लक्षण इसमें कहां से आए? तो विविधता का जो कारण है वह क्या है? लैंगिक प्रजनन है। पहला कारण इसका क्या है? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन आखिर विविधता का कारण कैसे है? आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि निषेचन की प्रक्रिया में जब भ्रूण का निर्माण होता है तो नर का स्पर्म और मादा का ओवम, यानी पिता का स्पर्म और माता का ओवम, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। तो एक संतान की अगर बात करें हम, तो उसमें पिता के भी गुण हैं और माता के भी गुण हैं। यानी जब पिता का स्पर्म और माता का ओवम जब आपस में मिला, तब जाकर के क्या बना? संतान बना। यानी कि उसमें माता के भी गुण आए और उसमें पिता के भी गुण आए, और दोनों के गुण जब आ गए तो उस बालक में क्या देखने को मिलेगी? विविधता देखने को मिलेगी। उसमें नए लक्षण देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें दोनों के गुण हैं। और नंबर दूसरा इसमें है उत्परिवर्तन। अब देखिए, उत्परिवर्तन क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो पहले का आदि मानव था उसके पूंछ हुआ करती थी। पहले का जो आदि मानव था उसमें क्या हुआ करती थी? पूंछ हुआ करती थी। लेकिन आज के मनुष्यों में पूंछ नहीं होती। तो इसका कारण क्या है? जीवों का विकास जब पढ़े तो आपने पढ़ा है वहां पर कि जब कोई भी अंग ऐसा होता है, डार्विन के विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जब आपका कोई भी अंग ऐसा है जिसका आपके शरीर में कोई कार्य नहीं है, तो वह अंग धीरे धीरे क्या करता है? विलुप्त हो जाता है। तो यह विलुप्त कैसे होता है? देखिए, हमारे शरीर की जो संरचना है किससे निर्धारित होती है? डीएनए से शरीर की संरचना हमारी निर्धारित होती है। किससे? डीएनए से। हमारे शरीर का आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। क्या है? हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए, आनुवंशिकी पदार्थ क्यों है? आनुवंशिक पदार्थ कैसे है? देखिए, किसी भी अपने पूर्वजों के लक्षणों का संतानों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। और वे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचते हैं? तो वह क्या, किसके द्वारा पहुंचते हैं? डीएनए के द्वारा। किसी भी बालक का निर्माण जो होता है उसमें जनन कोशिकाओं के द्वारा, उसमें मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है? डीएनए की। तो डीएनए क्या है? आनुवंशिकी पदार्थ है। यानी कि आनुवंशिकी पदार्थ क्या होगा? जिसके कारण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आ रहे हैं, वह क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी पदार्थ कहलाएगा। लक्षणों का आना
घटना अनुवांशिकी है, और जिस पदार्थ के कारण वे लक्षण आ रहे हैं वे क्या कहलाएंगे? अनुवंशिकी पदार्थ। तो अनुवंशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए है। अनुवंशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए है। तो देखिए, किसी कारणवश उनके अनुवंशिकी पदार्थ में यानी उनके डीएनए में कुछ न कुछ क्या हो गया होगा? परिवर्तन हो गया होगा, जो कि वह परिवर्तन उनके संतानों में भी देखने को मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, फिर से एक बार समझिए, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि किसी जीव के अनुवंशिकी पदार्थ में यानी जिससे संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता है, वैसे पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन आ जाए किसी कारणवश, जब किसी जीव में उसके अनुवंशिकी पदार्थ में किसी कारणवश कोई परिवर्तन आ जाए और वह परिवर्तन उसके संतानों तक दिखाई दे, तो वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जब किसी जीव के अनुवंशिकी पदार्थ में किसी कारणवश कोई परिवर्तन हो जाए और वह परिवर्तन उसके संतानों तक भी दिखाई दे, तो वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जैसे आपने पढ़ा होगा डार्विन के विकास के सिद्धांत में, जिराफ की गर्दन कैसी होती गई? जिराफ की गर्दन ऊंची इसलिए हो गई कि वह क्या करता था? पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता था, और जब अपने आसपास के सभी पेड़ पौधों की पत्तियों को खा गया तो उसको खाने के लिए कुछ जब नहीं मिला तो वह अपनी गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास किया, और उसके कारण उसके अनुवंशिकी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो गया, उसके डीएनए में ऐसा परिवर्तन हो गया कि उसके गर्दन की जो लंबाई है उसको बढ़ाने वाला जो पदार्थ था वह क्या हो गया? उसके संतानों तक भी प्रकट हो गया, इसलिए उसकी गर्दन क्या हो गई? बढ़ गई। तो जिसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन हमेशा तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको उत्परिवर्तन होने में आपके समय लगता है। अब और इसका जो तीसरा कारण है वह क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है विविधता के लिए। इसमें पर्यावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आप ऐसे भी देख लीजिए कि जो साउथ के लोग होते हैं वह कैसे होते हैं? एकदम काले काले बड़े बड़े होते हैं, काले काले लोग होते हैं, और जो उत्तर भारत के लोग हैं वे आपके थोड़े से गोरे लोग होते हैं। जैसे साउथ मूवी में देखा होगा ना अपने गुंडों वगैरह को, तो गुंडे कैसे उसमें होते हैं? एकदम काले काले बड़े बड़े होते हैं। तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं वे कैसे होते हैं? काले। तो क्यों काले होते हैं? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अलग है, वहाँ का तापमान, वहाँ की जलवायु, वहाँ का रहन सहन खान पान अलग है, इसलिए वहाँ के लोग थोड़ा सा हमारे तुलना में अलग दिखते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत के हम लोग हैं, ये हम लोग थोड़ा सा उनसे क्या है? भिन्न है। तो आपके पर्यावरण के कारण भी हमें क्या देखने को मिलती है? लक्षणों में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये विविधता के 3 कारण: लैंगिक प्रजनन, उत्परिवर्तन और पर्यावरण। तो सबसे पहले हमने अनुवांशिकी को परिभाषित किया और हमने ये जाना कि अनुवांशिकी में 2 चीजें मिली हुई हैं, वंशागति और विविधता। इनहेरिटेंस और आपका डाइवर्सिटी, 2 चीजें सम्मिलित हैं, और इन दोनों को भी हमने परिभाषित किया। फिर हमने ये देखा कि हमने वंशानुगति को तो समझ गया कि हाँ भाई, नर और मादा की दोनों की भूमिका होती है संतान के निर्माण में, तो इनके लक्षण तो आ रहे हैं, लेकिन जो नए लक्षण आ रहे हैं वह कहां से आ रहे हैं? वह विविधता से आ रहे हैं, डाइवर्सिटी से आ रहे हैं। और उस डाइवर्सिटी का कारण क्या है? लैंगिक प्रजनन है। उस डाइवर्सिटी का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। उस डाइवर्सिटी का कारण क्या है? आपका पर्यावरण है। तो इस प्रकार से हम हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी को समझ सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, कभी भी जब आपको भविष्य में मिले अनुवांशिकी और अनुवांशिकता, थोड़ा सा इसमें अंतर है। अनुवांशिकता क्या होता है कि माता पिता के लक्षणों का संतानों तक पहुंचना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। लेकिन अनुवांशिकी में दोनों चीजें आ जाती हैं, वंशागति और विविधता, दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इतना सा अंतर है दोनों में। तो अनुवांशिकी को हमने समझ लिया। अब जनकों से संतानों तक, भाई अनुवांशिकी क्या है? एक प्रकार का लक्षण है जो कि कहा जाता है जनकों से यानी हमारे पूर्वजों से कहा जाता है संतानों तक जाता है। तो ये हमारे रहा पाठ का मतलब। अब यह जो हमारा अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो यानी कि अनुवांशिकी के जनक जो हैं, इस चैप्टर के जो जनक हैं वे कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल हैं। तो अब आइए थोड़ा सा हम जॉन ग्रेगर मेंडल के भी बारे में समझ लेते हैं कि आखिर अनुवांशिकी में जॉन ग्रेगर मेंडल का
कौन कौन सा योगदान रहा और उन्होंने क्या क्या किया जिसके कारण हम इस आनुवंशिकी को आज इतना चाव से पढ़ रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आनुवंशिकी के जनक हैं वे कौन हैं? ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं, यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं। अब अगर इनके हम किसकी बात करें, जन्म की बात करें, अगर ग्रेगोर जॉन मेंडल के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हेज़नडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन ग्राम में हुआ था। आइए इसको लिखते हैं। इनका जन्म सन 1822 में ऑस्ट्रिया के, जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के हेज़नडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन नामक ग्राम में हुआ था। और अगर इनके हम किसकी बात करें, अध्ययन की बात करें, तो ये कौन कौन से विषय का अध्ययन किए थे? वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी का अध्ययन किए थे, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का अध्ययन किए थे, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का अध्ययन किए थे। तो इन्होंने अध्ययन किसका किसका किया? सबसे पहला वनस्पति शास्त्र। तो इन्होंने वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी का, भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स का, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का अध्ययन किया। अब अगर इनके हम कार्य की बात करें तो ये उसी ऑस्ट्रिया में जहां इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में एक पादरी के रूप में क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। तो आइए इनके कार्य को भी लिख लेते हैं कि ऑस्ट्रिया के, तो जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे वे ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में एक क्या थे? पादरी के रूप में कार्य कर रहे थे। पादरी क्या होता है? जो कि आपका जो चर्च होता है, चर्च के पुजारी को, जैसे मंदिर के पुजारी को हम लोग क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं, या मतलब उसको बाबा जी कहते हैं। उसी प्रकार से जो आपके चर्च में जो पुजारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। अब जो आपके ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, इन्होंने अनुवांशिकी की जो परिभाषा दी, अनुवांशिकी का जो नियम दिया, इन्होंने जो यह बताया कि किसी भी कोई भी जो लक्षण है संतानों तक कैसे आता है, इसका जो इन्होंने आपको प्रयोग किया। तो इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए? तो मटर के पौधे पर किए। इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए? मटर के पौधे पर। और कैसे मटर के पौधे पर? बागवानी वाला मटर। कैसा मटर? बागवानी, यानी जिसे उद्यान मटर कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। तो इन्होंने अपने ही चर्च के उद्यान में मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और वह अनुवांशिकी की परिभाषा और अनुवांशिकी से संबंधित नियमों को प्रतिपादित किया। तो आइए उस बात को भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए, जो आपके जॉन ग्रेगर मेंडल जिस चर्च में काम कर रहे थे, उसी चर्च के उद्यान में उन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं। उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए। और मटर का जो आपके वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है? पाइसम सटाइवम। उस पर इन्होंने क्या किया? संकरण कराया। उद्यान मटर के पौधे में क्या कराया? संकरण कराया। इसमें एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा, संकरण, जो कि आपके लिए नया लग रहा होगा, जिसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे और संकरण को हम समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, संकरण की अंग्रेजी क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कराया के द्वारा इन्होंने क्या किया? प्रयोग प्रारंभ किया। कैसे मटर पर? उद्यान मटर पर, यानी कि गार्डन पी पर इन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग गार्डन पी के द्वारा संकरण करा के अपना प्रयोग इन्होंने क्या किया? प्रारंभ कराया। ये जो भी प्रयोग अपना करते थे, जो भी पौधों का संकरण कराते थे, इन सबका लेखा जोखा वे कहाँ रखते थे? उन्हीं के चर्च में एक प्रकाशित पुस्तक, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक प्रकाशित पुस्तक होती थी, जिस पुस्तक का नाम था पौधों में संकरण प्रयोग। पुस्तक का नाम क्या था? पौधों में संकरण प्रयोग नामक पुस्तक में ये अपने लेखा जोखा को क्या करते थे? उसमें क्या करते थे? प्रकाशित करते थे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जिस समय मेंडल आनुवंशिकी पर कार्य कर रहे थे, इन्होंने अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया। तब जाकर के इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि जब ये प्रयोग कर रहे थे, जब ये अपने किताब में पौधों में संकरण प्रयोग नामक किताब में जब इनका लेखा जोखा प्रकाशित होता था, तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। उस टाइम सबसे ज्यादा चर्चित वैज्ञानिक कौन थे? डार्विन, जिसमें डार्विन के विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा पाठ 1 में, अध्याय 1 में। तो उस टाइम डार्विन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो उस टाइम होता यह था कि डार्विन
भाई थे प्रसिद्ध, जो कहते थे सब लोग उन्हीं को मानते थे, इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब 1886 में इनकी मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु के 30 साल बाद दूसरे वैज्ञानिकों ने इनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन किया और उन्होंने इनको क्या क्या माना, आनुवंशिकी का जनक माना। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के बताए गए सिद्धांतों के द्वारा 2-3 नियम दिए कि इन्होंने नहीं दिया। मेंडल का जो नियम था, 2-3 नियम जो भी है मेंडल का नियम, वो उन नियमों को मेंडल ने नहीं दिया। उसके बाद मेंडल के मरने के उपरांत जो वैज्ञानिकों ने मेंडल के इन नियमों का अध्ययन किया, जो इनके परीक्षणों प्रयोगों का जो ये बुक थी आपकी पौधों में संकरण प्रयोग, उस बुक का जो अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के दौरान दूसरे वैज्ञानिकों ने, उन वैज्ञानिकों में से कौन कौन थे? 3 वैज्ञानिक थे। एक तो आपके थे कॉल्स कॉरेंस, एक आपके कौन थे? कॉल्स कॉरेंस थे। और दूसरे आपके कौन थे? वान सेरनाक थे। और तीसरे आपके क्या थे? ह्यूगो डिब्रीज थे। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब इनका अध्ययन किया, इनके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक का अध्ययन किया, तब इन्होंने समझा, इन्होंने ये जाना कि अरे मेंडल ने जो भी काम किया वह काम किसी दूसरे के बस की बात नहीं थी, और यह जो भी इनका काम था, जो भी इनका प्रयोग था, बहुत हद तक सही साबित हुआ। जिसके आधार पर ये तीनों वैज्ञानिक, कॉल्स कॉरेंस और वान सेरनाक और ह्यूगो डिब्रीज, ये तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? 2-3 नियम दिया, जिसे हम मेंडल के नियम के रूप में जानते हैं और अध्ययन करते हैं। तो ये जब तक जिंदा थे, इन्होंने जब तक कार्य किया, इनके काम की सराहना किसी ने नहीं की। लेकिन इनके मरने के लगभग 30 साल उपरांत इनके कार्यों को प्रकाशित किया गया, कार्यों को सब लोगों ने जाना, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इनको प्रयोगों परीक्षणों पर एकदम सार्थक पाया। तब जाकर के इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए और आनुवंशिकी का जनक इन्हें माना गया। अब आगे जैसे जैसे आप इस पाठ का अध्ययन करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनकी अहमियत क्या है। आगे जाकर के कक्षा 11वीं में इसे आपको विस्तार से पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।